हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया ही होंगे। इस दुनिया में टाइम से ज़्यादा ताकतवर कोई चीज़ नहीं है। टाइम के साथ साथ ये ब्रह्मांड अपना रूप बदलता रहता है और टाइम के पहलुओं के आधार पर ही हमारी ये दुनिया चलती है। इसलिए समय के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इसी से ही हम हमारी दुनिया में घट रही हर एक घटना को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे समय से ही जुड़े एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको समय की सबसे छोटी इकाई यानी ज़ेप्टो सेकंड भी कहा जाता है। ज़ेप्टो सेकंड के बारे में मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। बचपन से ही हमने यूनिट्स ऑफ टाइम यानी समय की इकाइयों को सेकंड, मिनटों और घंटों में ही सुना है, लेकिन अगर आपने स्कूल में विज्ञान की पढ़ाई की होगी तो नैनो सेकंड या मिली सेकंड जैसी समय की छोटी इकाइयों के बारे में भी सुना होगा। लेकिन बात यहाँ इन इकाइयों की नहीं हो रही, यहाँ बात है समय की आज तक की खोजी गई सबसे छोटी इकाई यानी ज़ेप्टो सेकंड की। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए समय की इस सबसे छोटी इकाई के बारे में जानते हैं। आज से पहले आप लोगों ने समय को कई सारी इकाइयों में खुद बंटते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आपने समय की सबसे छोटी इकाई के बारे में जानने की कोशिश की है? शायद नहीं। खैर कोई बात नहीं, मैं यहाँ आपको बताऊंगा समय की सबसे छोटी इकाई यानी ज़ेप्टो सेकंड के बारे में। आखिर कैसे ये समय की सबसे छोटी इकाई बनी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आखिर ज़ेप्टो सेकंड कहते किसे हैं। फ्रेंड्स, प्रकाश के एक कण को हाइड्रोजन अणु के अंदर से होकर गुजरने में जितना समय लगता है, उसी समय को वैज्ञानिक ज़ेप्टो सेकंड के आधार पर मापते हैं। इस समय की इकाई इतनी छोटी है कि आप इसे रोजमर्रा में कभी इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकते। वैसे बता दूं कि प्रकाश के एक कण को हाइड्रोजन के अणु के अंदर से होकर गुजरने में लगभग 247 ज़ेप्टो सेकंड का समय लगता है। फ्रेंड्स, अब तक पूरे ब्रह्मांड में इससे ज्यादा तेज कोई प्रक्रिया नहीं है जो कि होने के लिए 247 ज़ेप्टो सेकंड से भी कम वक्त का समय ले। यहाँ सबसे खास बात यह है कि एक ज़ेप्टो सेकंड एक सेकंड का 1 खरब अरब हिस्सा है। फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा सरल तरीके से मैं इसे बोल नहीं सकता, लेकिन मैं आपको लिख के ज़रूर बता सकता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ज़ेप्टो सेकंड एक सेकंड का इतना छोटा हिस्सा है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये समय का कितना छोटा हिस्सा है। अच्छा, मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस किस को ज़ेप्टो सेकंड के बारे में पहले से पता था। वैसे इससे पहले 2016 में वैज्ञानिकों ने लेज़र के जरिए लगभग 850 ज़ेप्टो सेकंड को मापने में कामयाब हुए थे। इससे पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि समय की सबसे छोटी इकाई फेम्टो सेकंड है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक फेम्टो सेकंड कैसे कहते हैं उसे जान लीजिए। एक सेकंड के 10 लाख अरब हिस्से को एक फेम्टो सेकंड कहते हैं। आमतौर पर पदार्थों के अंदर जितनी भी रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं, उन्हें फेम्टो सेकंड के आधार पर मापा जाता है। इससे हमें रासायनिक प्रतिक्रियाएं कितने समय में घटती हैं उसके बारे में पता चलता है। कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि फेम्टो सेकंड के अंदर बॉन्ड का टूटना और जुड़ाव जैसी प्रक्रियाएं भी समाप्त हो जाती हैं। वैसे ध्यान देने वाली बात यह है कि समय की इन छोटी इकाइयों को मापने के लिए वैज्ञानिकों को कई खास उपकरणों की जरूरत होती है। वैसे इन जरूरी उपकरणों में पार्टिकल एक्सेलरेटर का नाम सबसे आगे आता है। खैर, ज़ेप्टो सेकंड को मापने के लिए वैज्ञानिकों ने पेट्रा थर्ड नाम के पार्टिकल एक्सेलरेटर का इस्तेमाल किया था। इस एक्सेलरेटर के अंदर एक्स-रे को एंटर करवाकर समय की कई बहुत ही छोटी इकाइयों को आसानी से मापा जा सकता है। फ्रेंड्स, अब जब आपने ज़ेप्टो सेकंड के बारे में काफी कुछ जान लिया है, तो चलिए अब इसे आखिर किस तरीके से पार्टिकल एक्सेलरेटर के जरिए खोजा गया था उसके बारे में जान लेते हैं। वीडियो का ये भाग थोड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जब वैज्ञानिकों ने ज़ेप्टो सेकंड के बारे में वैज्ञानिक प्रयोग करना शुरू किया, तब उन्होंने सबसे पहले एक्स-रे में मौजूद एक फोटोन को उत्तेजित करवाया। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ ये फोटोन का कण प्रकाश के कण के बराबर ही है। जब ये फोटोन का कण उत्तेजित हो गया, तब इसे हाइड्रोजन अणु की ओर टकराने के लिए छोड़ दिया गया। बता दूं कि फोटोन का ये कण बाद में हाइड्रोजन अणु के अंदर पहले से मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन से टकराया,
जिससे वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन अणु के बाहर चले गए। गौर करने वाली बात यह भी है कि जब फोटोन का कण हाइड्रोजन अणु के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन से टकराता है तब एक इलेक्ट्रॉन तो उसी समय ही हाइड्रोजन अणु से बाहर चला जाता है, लेकिन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो फोटोन के कण को बाहर उछालकर ही अपने पूर्व ऑर्बिट से हिलता है। इसलिए इस प्रक्रिया को बाहर से देखने में लगता है कि फोटोन का कण इलेक्ट्रॉन से टकराकर बाहर की ओर उछलता हुआ चला जा रहा है। वैसे जब फोटोन का कण टकराकर हाइड्रोजन अणु से बाहर की ओर चला जा रहा होता है तब वो अपने पीछे कई तरंगों को बनाकर चलता है। इन तरंगों के जरिए वैज्ञानिक टकराव की इस प्रक्रिया को बड़े ही आसानी से विश्लेषित यानी एनालाइज कर पाते हैं। वैसे तरंगों को ढूंढने के लिए कोल्ट्रिम्स माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। एक खास बात ये भी है कि ये माइक्रोस्कोप बहुत ही तेजी से फोटोन के द्वारा बने इन इंटरफेरेंस को ढूंढ देता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब फोटोन हाइड्रोजन अणु से टकराता है तब जो इंटरफेरेंस या तरंग पैदा होती है वो ज़ेप्टोसेकंड जैसी समय की छोटी इकाइयों को मापने के काम आती है, क्योंकि इन्हीं इंटरफेरेंस के जरिए ही इलेक्ट्रॉन के साथ कब क्या हुआ पता लगता है। बिना इंटरफेरेंस के वैज्ञानिकों को ये कभी नहीं पता चल पाता कि टक्कर के बाद वो दोनों इलेक्ट्रॉन आखिर कहाँ गईं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इन इंटरफेरेंस का मौजूद होना कितना ज़रूरी है। फोटोन का हाइड्रोजन अणु के पास आना और अणु के अंदर मौजूद दोनों ही इलेक्ट्रॉन के साथ टकराना और टक्कर के बाद फोटोन का उछलकर अणु से बाहर चले जाने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ 247 ज़ेप्टोसेकंड के अंदर ही घट जाती है। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि इसके बारे में कोई भी इंसान सोच भी नहीं सकता। इस प्रक्रिया को मापना यानी हाइड्रोजन अणु के अंदर प्रकाश को मापने के बराबर है। थोड़ी सी चूक और सब गड़बड़ हो जाने की पूरी संभावना हमेशा बनी रहती है। वैसे वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जब फोटोन हाइड्रोजन अणु के साथ टकराया तब इलेक्ट्रॉन तुरंत फोटोन से नहीं रिएक्ट किया। बहुत ही कम क्षण यानी मोमेंट्स के लिए ये स्थिर रहकर बाद में ये बाहर चला गया। फ्रेंड्स, समय के इस अंतराल को ही ज़ेप्टोसेकंड का नाम दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें।